चलो कल हम लोगों ने देखा था कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। किसी दर्पण पे बनी किसी भी वस्तु की दर्पण पे बनी आकृति ही प्रतिबिंब कहलाती है। प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है, एक को वर्चुअल इमेज कहते हैं, देखो वास्तविक प्रतिबिंब, और एक को कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। अगर वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे? ऐसा प्रतिबिंब जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकें, जिसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकें उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव दर्पण के सामने बनता है। सदैव कहाँ बनता है? दर्पण के सामने। लेकिन और इसी में ये भी बताए थे कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, और साथ के साथ ये भी बताया था कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है मिलता है, मिलता हुआ प्रतीत नहीं होता, बल्कि एक दूसरे से मिलती हैं, कट करती हैं, वास्तव में लाइन कट करती है, और ये कलाई किए हुए भाग पे के आगे ही बनता है। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? ऐसा प्रतिबिंब जो दर्पण पर मिलता हुआ प्रतीत होता है, यानी कलाई किए हुए भाग के पीछे मिलेगा, आगे की तरफ नहीं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दर्पण जो होता है, दर्पण के पीछे पारे का लेप किया जाता है। एक तरफ क्या होता है? लेप होता है, और एक तरफ परावर्तक होता है। जिस तरफ परावर्तक होता है उसी तरफ से हमको दिखाई पड़ता है। आपके किताब में दिया होगा दर्पण के पीछे लाल ऑक्साइड का लेप किया जाता है। किसका? लाल ऑक्साइड का। तो आप चाहे जो देगा उस हिसाब से आप टिक करना। अभी आप प्रैक्टिस जब करोगे, उसमें ढेर सारा प्रैक्टिस दिया है, हम अभी करवा भी दे रहे हैं। पहले पार्ट का आज कंप्लीट हो जाएगा। पहले पार्ट में जितने क्वेश्चन दिए हैं हम सारे क्वेश्चन को भी बता देंगे। आपको अगर कन्फ्यूजन है तो पूछ लेना। उसके बाद आप लोग पढ़े थे दर्पण के प्रकार। तो दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार का, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के विषय भी बता दिया था कि समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो? समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी होता है, और वस्तु के बराबर होता है। सीधा भी होगा, आभासी भी होगा। या मान लो ये समतल दर्पण है, ये जो बताए थे कल, आज बता दे रहे हैं, फिर से रिपीट कर देना हल्का सा, जैसे आपके दिमाग में क्लियर हो। ये समतल दर्पण है, यहाँ कोई वस्तु है, इस वस्तु का आकार, ये मान लो ये वस्तु 5 मीटर का है। कितने मीटर का? तो ये भी यहाँ से यहाँ तक मान लो 3 फीट दूरी है। कितना फीट? 3 मीटर मान लो दूरी है यहाँ से। और इधर भी देखो ये कितना मीटर दूरी है? 3 मीटर। और ये भी, ये कितना ऊंचा है? 5 मीटर। ठीक। और दूसरी बात ये देखो 5 मीटर ऊंचा बना दो, ये 5 मीटर ऊंचा है। यहाँ से भी इसको मिला लो जैसे दिखता रहे, ये सही है। ये 5 मीटर क्या है? ऊंचा है। यहाँ से अगर ये वी वेग से आता हुआ आ रहा है, ये व्यक्ति है, ये कांच के सामने खड़ा, तो इस तरफ से आएगा किस वेग से? 2v वेग से आता हुआ प्रतीत होगा। अगर ये थीटा कोण से घूम जाएगा, आपतित किरण को स्थिर रखा जाए और थीटा कोण से घूम जाए व्यक्ति, तो उस तरफ से कितने कोण से दिखेगा? 2 थीटा कोण से घुमा हुआ दिखेगा। ये भी बताया था। और इसकी लंबाई, यानी वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई सदैव क्या होती है? बराबर होती है। और दर्पण के पीछे बन रहा है, इसका मतलब ये कैसा होगा? आभासी होगा। क्या होगा? आभासी होगा, वस्तु के बराबर होगा, सीधा होगा। वस्तु जितना दूर है दर्पण से, वस्तु जितना दूरी पर है उतना इसका प्रतिबिंब दर्पण से दूर होगा। यानी वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर है, प्रतिबिंब भी दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा। ठीक। वस्तु की लंबाई जितनी है, प्रतिबिंब की लंबाई भी उतनी ही होगी। बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होगा, और अगर वस्तु सीधा है तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा, अगर वस्तु उल्टा होता तो प्रतिबिंब भी उल्टा। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। इसके बाद आप लोगों को और समतल दर्पण में कुछ बताए थे। व्यक्ति की लंबाई यहाँ तो बना दिए, 5 मीटर ये लंबा है, तो ये भी 5 मीटर ही लंबा होगा। एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितने मीटर का दर्पण चाहिए? तो अगर मान लो व्यक्ति 6 मीटर का है तो 3 मीटर दर्पण चाहिए। समतल दर्पण का उपयोग हम कहाँ करते हैं ये भी बता दिया था। समतल दर्पण का उपयोग हम लोग पेरिस्कोप, परिदर्शी में करते हैं, बहुरूपदर्शी में करते हैं। पेरिस्कोप यानी परिदर्शी,
ना। ग्लेडियोस्कोप माने बहुरूपदर्शी, और इसका उपयोग और कहाँ किया जाता है? रोजमर्रा की जिंदगी में आप लोग अपना चेहरा देखने के लिए ही किसका उपयोग करते हो? समतल दर्पण का। और नाई बाल बनाने के लिए हमेशा प्रतिदिन इसी का यूज किया करता है। ठीक, अगर कोई व्यक्ति समतल दर्पण पे आ रहा है तो अगर इमेज दो समतल दर्पण हैं तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो ये भी बता दिया था 360/θ-1। ये कंप्लीट कल बता दिया था। आज हम लोगों को पढ़ना है गोलीय दर्पण। ठीक, गोलीय दर्पण। तो दर्पण के दो भाग आपने पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ेंगे दर्पण, गोलीय दर्पण। दर्पण से परावर्तन होता है, दर्पण से क्या होता है? और अभी पढ़ेंगे हम लोग लेंस, लेंस से अपवर्तन होगा ना। तो दर्पण से क्या होगा? परावर्तन। तो अभी वहां भी यही पढ़ोगे, माने वहां भी पढ़ोगे अवतल लेंस, उत्तल लेंस, लेकिन यहाँ पढ़ोगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। वहां एक माने किरण क्या होगी? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चली जाएगी और यहाँ पार नहीं करेगी, कलई लगा रहेगा। तो अगला हेडिंग है क्या? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, अंग्रेजी में कहेंगे स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक को हम कहते हैं क्या? अवतल दर्पण, अवतल, और एक को हम कहते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। यानी जिस गोले का भाग होता है गोलीय दर्पण में, गोला जिस गोले का ये दर्पण भाग होते हैं उस गोले को ही गोलीय दर्पण कहते हैं। यानी ये दोनों दर्पण जिस गोले के भाग होते हैं उसी दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं अवतल और एक को कहते हैं उत्तल। अवतल को अंग्रेजी में कहा जाता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अंग्रेजी में देखो ज्यादा आप समझ पाओगे, अंग्रेजी से इसको पकड़ लोगे। केव माने होता है गुफा, केव माने गुफा। तो ऐसा दर्पण जो किस आकार का हो? गुफा के आकार का, उसे हम अवतल दर्पण। अभी और बताएंगे, घबराओ मत। और उत्तल दर्पण को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। समझ गए? कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का मतलब उत्तल दर्पण ना। अंग्रेजी में इसे क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। देखो अब इसमें दोनों में अंतर क्या है? जो अवतल दर्पण होगा इस किसे अवतल कहेंगे और किसे उत्तल कहेंगे? अगर गोलीय दर्पण को आप काटो तो ये गोलीय दर्पण दो भाग में कटेगा। देखो ये गोलीय दर्पण है, जब इसको हम काटेंगे तो यहाँ देखो कट किए, जब कट करोगे देखो दो गोला बन रहा है, एक इधर बन गया एक इधर, दोनों बने। देखो आप अब इसको दो तरीके से दर्पण बना सकते हो। कितने तरीकों से? दो। एक देखो ध्यान से, अगर तो एक आपको ऐसा दिख रहा है, ये आप चाहो तो अंदर पेंट कर दो, आप चाहो तो बाहर पेंट करो। तो हम एक बार अंदर पेंट कर लेते हैं और एक बार कहाँ पेंट कर देंगे? बाहर की तरफ। देखो अभी अंदर पेंट कर दिए, अब कहाँ कर देंगे? बाहर। देखो दो दर्पण का निर्माण हुआ कि एक ही का? दो दर्पण का। अब एक दर्पण हो जाएगा अवतल और एक दर्पण हो जाएगा उत्तल। तो गुफा की तरह कौन दिख रहा है? घुसने लायक, माने प्रकाश अंदर जाए। अंदर यहाँ जाएगी कि इसमें? इसमें। तो इसका मतलब जो अवतल दर्पण है ये है। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की परिभाषा सुनना। और उत्तल दर्पण देखो ये है, कलई कर दिए इसको। अब ये देखिए परावर्तक हो गया ये, ठीक। और यहाँ मान लो यहाँ से टकराई किरण, और ये अब ये आगे हम केवल समझाने के लिए बनाया है, टकरा के लौटेगी कि पार निकलेगी वो हम देखेंगे अभी। सुनो, अवतल दर्पण ऊ से उभरा हुआ, ऊ से उत्तल। उत्तल दर्पण उभरा हुआ होता है। देखो उभरा है कि धंसा है? हाँ उभरा हुआ है।
और ये वाला धसा। तो केवल उत्तल याद करना, ये वाला अपने आप याद हो जाएगा। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ मतलब समझते हो? जिससे प्रकाश टकराकर लौटती है ना, जिस पर प्रकाश टकराकर लौटती है, या जिस पर प्रकाश की किरणें टकराने के पश्चात पुनः अपने माध्यम में लौट जाती है, यानी परावर्तन होता है, उसी को हम कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। ठीक, ध्यान से सुनो। देखो ये वाला कभी मिलेगा नहीं, ये फैलता जाएगा, आगे हम समझेंगे, घबराओ मत पहले। तो अवतल दर्पण कहते किसे हैं? हाँ, ऐसा गोलीय दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? हाँ, धसा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अभी हम इसको और अच्छे समझेंगे, अवतल दर्पण कहते हैं, लेकिन अभी के लिए केवल इतना जानते रहो कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक, हम इसका उपयोग भी देखेंगे, कहाँ इसका उपयोग करेंगे। उत्तल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? उभरा हुआ हो, उसे क्या कहते हैं? उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते। ठीक, बोलो उत्तल और अवतल में कहीं कंफ्यूजन हो बताओ। ठीक, इसको उतारो, फिर हम लोग देखते हैं क्या उत्तल और अवतल का उपयोग। और या तो होगा ना, तो हम लेक्चर इसको कंप्लीट कर लिए होंगे, तो पहले हम आपका क्वेश्चन आंसर बता देंगे। अभी पार्श्व दिया होगा उत्क्रमणीयता क्या, शायद उसको देख लेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, फिर अगला चैप्टर में हम इसको समझेंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग। उतारो। देखो एक और चीज दिया है, पार्श्व उत्क्रमणीयता न, पार्श्व उत्क्रमणीयता। इस चीज को आपको घर पे प्रैक्टिकल करना है, आज जाना है। जैसा बोल रहे हैं वैसे सुनो। क्या कह रहे हैं कि पार्श्व उत्क्रमणीयता, पार्श्व उत्क्रमणीयता यही लिखा है, देखो मीनिंग जरा हिंदी देखो, सही लिखा गया है। पार्श्व उत्क्रमणीयता, ध्यान से सुनो। जैसे कोई समतल दर्पण है, ये मान लो समतल दर्पण है। ठीक, इस समतल दर्पण के सामने आप खड़े हो गए यहाँ, ये सही है। अब इस तरफ से जब आओगे यहाँ, ये वही है। देखो पार्श्व उत्क्रमणीयता किसे कहते हैं, आज आप जाना कहाँ, दर्पण के सामने, समतल दर्पण के सामने से खड़े हो जाना। जब आप ऐसे हाथ करोगे ना, तो समतल दर्पण में हाथ इस तरफ वाला ऐसे दिखेगा ना, यानी ऐसे करोगे तो उस, तुम बेवकूफ हो, महामूर्ख हो।
अभी कैमरा में किसी भी चीज का फोटो खींचेंगे तो उल्टा दिखेगा। अब दर्पण यहाँ है भी नहीं तुमको दिखा दें, तुम पूरा बेवकूफ हो। हाथ उठाना, देखना तुम्हारा दाहिना बायां दिखने लगेगा, दाहिना हाथ बायां दिखने, दाहिना दाहिना ही रहेगा। ये मत सोचना कि दाहिना हाथ बायां हो जाए, लेकिन इस तरफ दिखने लगेगा। ऐसे उठाओगे, दर्पण में देखोगे ऐसे दिखेगा, इस तरफ दिखेगा। जब हम ऐसे खड़े हैं तो देखो ये वाला हाथ अभी देखो इसमें चमक नहीं रहा है, नहीं दिखता है, या इधर वाला दिखेगा, ऐसे दिखने लगेगा। ऐसे ये हाथ ऐसे दिखेगा कि दूसरा दिखने लगेगा। जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो ये मेरा हाथ यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, और जब चित्र में देखोगे जैसे है ऐसे दिखता रहेगा ना। लेकिन जब हम उस तरफ की बात करेंगे तो ये ऐसा दिखता रहेगा कि नहीं, चित्र ऐसा दिखेगा। ये यही जैसे मैं खड़ा हूँ, देखो अभी मेरा हाथ इधर हल्का फुल्का ये दिख रहा है, ये देखो ऐसे है। अब देखो ये दाहिना हाथ है, लेकिन किस तरफ दिख रहा है मेरे, अगर मैं हाथ उठाया हूँ तो दाहिना हाथ उठाया हूँ, लेकिन ऐसे ही रहने दो। कोई लड़का आ जाए इधर, आओ, मान लो मेरा इमेज है इधर, आओ कोई भी आ जाओ, एक आ जाओ यार, कोई एक लड़के आ जाओ, तुम ही आ जाओ, हाँ आ जाओ, ऐसे ही आओ यार, ऐसे चले आओ जल्दी। चलो उस तरफ खड़े हो जाओ, वहाँ बोर्ड के सामने, बस ऐसे ऐसे दिखेगा। ये मान लो मेरा इमेज है, ये मेरा इमेज है, ऐसे मैं हाथ करूंगा, तुम्हारा हाथ भी ऐसे दिखेगा। ये मान लो मेरा ही इमेज है। देखो अब क्या हुआ, इसका कौन सा हाथ हो गया ये, और मेरा बायां दायां दिखने लगा। तो यही तो है पार्श्व उत्क्रमणीयता, माने मेरा ही इमेज। सोचो, ये मत सोचो कि लड़का है कोई, ये मेरा ही इमेज है। देखो दिख गया, किस तरफ दिखने लगा, इसका बायां हाथ दिखने लगा और मेरा दाहिना। जाओ, समझ गए? यही मतलब है, यही मतलब है। यही सेंस है कि उत्क्रमणिता, पार्श्व उत्क्रमणिता मतलब हम ऐसे खड़े थे, मेरा ये दाहिना हाथ था, लेकिन जब इस तरफ रिवर्स होके दिखेगा तो ऐसा लगेगा जैसे मेरा बायां हाथ है। माने पार्श्व उत्क्रमणिता माने समतल दर्पण के सामने किसी भी अक्षर या किसी भी व्यक्ति का बायां दायां या दायां बायां दिखाई देने लगना ही क्या कहलाता है, पार्श्व उत्क्रमणिता। ठीक जैसे कुछ अक्षरों में पार्श्व उत्क्रमणिता नहीं लग पाता है, जैसे भी है ना, वी, ए है, ए ऐसे लिखोगे तब भी ऐसे दिखेगा, ऐसे करोगे तब भी, पलटेगा तब भी जैसे जिधर पलटो वैसे ही दिखेगा। ओ वैसे ही दिखेगा, एक्स ऐसे ही दिखेगा, वाई ऐसे ही दिखेगा ना, डब्लू कहाँ WM दिखेगा, वही दिखेगा, पलट थोड़ी जाएगा। वाटर इमेज नहीं है, वाटर इमेज में बदल जाता है। M भी वैसे ही दिखेगा, यम ऐसे पलटे, यम ऐसे है, ऐसे पलटोगे तभी यम ही लगेगा। यानी ये जैसे है ना, इसको उधर उल्टा कर लो, उल्टा करोगे तब, लेकिन यन देखोगे उल्टा हो जाएगा। ये है यन, जब करोगे तो ये यन की मुंडी इधर आ जाए, ऐसे हो जाएगा, यन ऐसे हो जाएगा ये। लेकिन W अगर रहता तो ऐसे लिखो, जाए वैसे लिखो, हमेशा वैसे ही दिखेगा, यन बदल जाएगा, आई नहीं बदलेगा। और कुछ ऐसा सोच पा रहे हो, B बदल जाएगा, B जैसे ये है ना, जब इसमें देखोगे तो B ऐसे दिखेगा। P अगर है, P ऐसे है, अगर P ऐसे है तो P ऐसे दिखने लगेगा। S ऐसे है ना, S तो S ऐसे दिखने लगेगा। यच है, हाँ यच सही है, यच ऐसे है तो यच देखो, इधर जब देखोगे तो यच ही ऐसे भी दिखेगा। हाँ टी, हाँ टी भी सेम दिखेगा। टी ऐसे है, अगर टी ऐसे है तो इधर भी बनाओगे तब भी टी। ओ तो लिखे हैं, और ए हो गया, बी हो गया, सी बदल जाएगा, यू, हाँ यू नहीं बदलेगा, यू उसमें दिया भी है, लिखा भी है कौन कौन अक्षर ऐसा है। हाँ A B C D E F E भी, ई बदल जाएगा, ई ऐसे लिखोगे ऐसे दिखेगा, Z बदल जाएगा, Z ऐसे है
ऐसे दिखने लगेगा। आई लिख दिए हैं, समझ गए? सर गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 11 तो अंग्रेजी वर्णमाला के 11 वर्ण ऐसे होते हैं जिस पर पार्श्व उत्क्रमणीयता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको जैसे करो कोई बदलने वाला नहीं है। आप सी लिखोगे सी बदल जाएगा, सी ऐसे है ऐसे दिखने लगेगा। डी लिखोगे डी ऐसे है ऐसे दिखने लगेगा। यही है पार्श्व उत्क्रमणीयता ना, समझ गए? ये था आपका चैप्टर और इस तरीके से ये पार्श्व उत्क्रमणीयता हमने समझा दिया। लाओ हम किताब आपका प्रैक्टिस करवा दें, फिर हम गोली दर्पण के विषय में और समझेंगे। उत्तल दर्पण का क्या उपयोग है, अवतल दर्पण का क्या उपयोग है, अब आप बताओगे। पार्श्व उत्क्रमणीयता को पढ़ दें कहो तो देखो आप, जब हम समतल दर्पण के सम्मुख खड़े होते हैं तो हमारा बायां हाथ प्रतिबिंब में दायां दिखने लगता है। हमने दाहिना दिखाया था बायां दिखने लगा, अगर बायां दिखाता तो उस तरफ जो खड़ा रहता उसको दाहिना दिखने लगता। जैसे ये आता, जैसे वो लड़का खड़ा था, अगर हम अपना बायां हाथ दिखाते तो ऐसे दिखता हो तो उसका कौन सा हो जाता? अभी देखो मैं कौन सा उठा रहा हूँ बायां, लेकिन जब ऐसे हो जा रहा हूँ तो कौन दिखने लग रहा है? दायां। तो बायां दायां दिखने लगता है ना। इस प्रकार प्रतिबिंब में पार्श्व बदल जाते हैं। समतल दर्पण में पार्श्व को बदलने की घटना को पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। पार्श्व उत्क्रमण के कारण ही जब हम किसी कागज पर छपे हुए अक्षर समतल दर्पण के सामने रखकर पढ़ते हैं तो अक्षर उल्टे दिखाई देते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनका प्रतिबिंब पार्श्व उत्क्रमण का अनुभव नहीं होता। A V W X H I O T U M और Y, ऐसे इसे सममित आकृति कहते हैं। और इन आकृतियों को हम क्या कहते हैं? सममित, जिसके ऊपर कोई प्रभाव, सममित प्रतिबिंब जिसके ऊपर पार्श्व उत्क्रमणीयता का प्रभाव नहीं पड़ता उसे हम सममित प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? सममित आकृति या सममित प्रतिबिंब कहते हैं। अभी और बताना है ना, इसे सममित आकृति कहते हैं। आकृति। कोई दिक्कत हो तो आप बताओ। कोई दिक्कत नहीं? ये इसका बायां हाथ था, ये मान लो बायां था, तो अब वहां कौन सा दिखने लगा? दायां दिखने लगा। यही है पार्श्व उत्क्रमणीयता। यही क्या है? पार्श्व उत्क्रमणीयता। आप समझ गए? अभी हम लोग पढ़ेंगे एम्बुलेंस को, आपने देखा होगा ना, लिखा हुआ अक्षर कैसा रहता? सीधा रहता है उल्टा? ये सही रहता है, फिर और चीजें बदल जाती हैं। पूरा अक्षर एम्बुलेंस में देखेंगे तो एकदम सीधे सीधे, अब आप जाके देखना एम्बुलेंस को, तब समझ में आएगा। ठीक, हाँ। और सही रहता है जो सममित आकृति है, एकदम सीधा रहेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा, जाके देखना। हाँ नहीं, समझ गए? अबे आपका ये एक चैप्टर हुआ फिनिश। हम प्रश्न बोल रहे हैं, आप इसी वीडियो में बताइए, जैसे आपको ये पता भी रहे कि पढ़ाया गया है कि नहीं। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी ही दूर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है तो दर्पण है। सीधा प्रतिबिंब किस दर्पण में बनता है? समतल दर्पण में। बता दिए थे, ये दर्पण बनवाए भी हैं समतल। देखो आदमी सीधा ही खड़ा है, सीधे दिख रहा है, मूड़ी उसका पलटा हुआ नहीं है। आगे, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 4000 से 8000, और अगर नहीं उसमें NCERT देखोगे तो 3900 से 7800 ना। NCERT में भी बता दिया था, लेकिन यहाँ 4000 से 8000 ही उत्तर दिया है। अगला, निम्न में से पारभाषक माध्यम है? वायु, कांच, घिसा हुआ कांच, दीवार। घिसा हुआ कांच क्या है? पारभाषक है, तनी तनी दिखेगा। घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, ये कैसा होगा? पारभाषक। आगे, किस पृष्ठ से परावर्तन प्रकाश की मात्रा निर्भर करती है? किसी पृष्ठ से परावर्तित प्रकाश की मात्रा निर्भर करती है प्रकाशिक माध्यम पर, प्रकाश स्रोत पर, पृष्ठ की प्रकृति पर, इनमें से कोई नहीं। किस पर? पृष्ठ की प्रकृति पर। अगर पृष्ठ कैसा होगा? एकदम चिकना होगा तो परावर्तन ज्यादा होगा, और अगर कम खुरदरा होगा तो परावर्तन कम होगा। ये नियमित और विसरित परावर्तन आपको बता दिए थे कि पेपर बनाया जाता है खुरदुरे पर, यानी विसरित परावर्तन पे, जिससे छोटे अक्षरों को हम आसानी से पढ़ सकें, परावर्तन कम हो। ये भी बता दिया था। ठीक।
आगे समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, ये भी लिखवा दिया था। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु दर्पण से 10 सेमी की दूरी पर रखी गई है तो दर्पण का प्रतिबिंब कितना दूर दिखेगा? 10 ही सेमी दूर दिखाई पड़ेगा। प्रकाश को परिभाषित कीजिए। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जिसकी जो स्वयं तो दिखाई नहीं देता लेकिन जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक, अब आपको बताना नीचे प्रकाश स्रोत में दीप्त और अदीप्त बताना है। सूर्य, तारे, चंद्रमा और दर्पण। सूर्य में स्वयं का प्रकाश होता है, तारे में स्वयं का प्रकाश होता है, यानी ये दोनों दीप्त हैं। चंद्रमा और दर्पण दोनों क्या हैं? अदीप्त हैं, क्योंकि इनमें स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। जब इनके ऊपर प्रकाश पड़ता है तो ये चमकने लगते हैं। ठीक, ये भी बता दिया था। नीचे प्रकाशिक माध्यम को परिभाषित कीजिए। प्रकाशिक माध्यमों में कितने भागों में विभाजित किया जाता है? प्रकाशिक माध्यम 3 भागों में विभाजित किया जाता है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषक। ये तीनों के विषय में भी बता दिया था, आप लिख लेना बढ़िया से। आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण किसे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण होता है। ये सदैव बराबर होता है। जैसे जैसे आपतित किरण को हम बढ़ाते जाएंगे परावर्तित किरण भी बढ़ता जाएगा, और घटाते जाएंगे तो परावर्तित किरण भी घटता जाएगा। ये आपको बता दिया था। प्रकाश के 2 नियम है। प्रथम नियम क्या? प्रकाश के कितने नियम हैं? 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है, और आपतित किरण परावर्तित किरण आपस में बराबर होती है। ऐसा कौन सा लेक्चर है जो वो हम आपको न पढ़ाए हो? सब पढ़ा दिए हैं। दैनिक जीवन में विसरित परावर्तन के 2 उपयोग। कमरे की खिड़कियों को खुरदरा बनाया जाता है जिससे उस पर प्रकाश पड़ने वाला प्रकाश क्या हो? हाँ, आपकी आंखों को चकाचौंध न करे। और दूसरा उपयोग आपको बताए थे, अखबार के अक्षरों को छोटा लिखा जाता है और रफ पर लिखा जाता है विसरित परावर्तन की वजह से, जिससे उस पर प्रकाश पड़े और एक बैग आपकी आंखों में न जा सके और आप छोटे अक्षरों को आसानी से पढ़ सकें। ठीक, प्रकाश के गुण लिखिए। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश जिन कणों के रूप में चलती है उन्हें फोटॉन कहते हैं। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। सब कुछ बता दिए हैं, जाके अच्छे से देखो लेक्चर ना। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आप पहले चैप्टर से आपका छूटेगा ना, कुछ भी। इससे एक्स्ट्रा भी बता दिए हैं। ठीक, दीप्त प्रकाश क्या है? अदीप्त प्रकाश क्या है? प्रतिबिंब क्या है? बताओ। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? आभासी प्रतिबिंब क्या है? इसमें से क्या बताएं? कोई बताने वाली चीज है? हाँ, अभिसारी प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? अपसारी। अगर सभी किरणें एक जगह मिल रही हैं तो अभिसारी। अगर एक बिंदु से निकलकर फैल जा रही हैं, अपसारी। और अगर चल रही हैं, कभी मिल नहीं रही हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज। परावर्तन कोण और आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होता है? बराबर होता है। आगे, समतल दर्पण के सम्मुख 6.5 सेमी की वस्तु रखने पर निर्मित प्रतिबिंब की लंबाई कितनी होगी? 6.5 सेमी ही होगी। समतल दर्पण के सामने जितनी लंबी वस्तु की लंबाई होती है, प्रतिबिंब की लंबाई भी उतनी ही बड़ी होती है। अभी खींच के बताए भी थे। आगे दिया है 20 मीटर ऊंचाई के मनुष्य का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? 10 मीटर होनी चाहिए। समतल दर्पण को चित्र सहित परिभाषित कीजिए। ये समतल दर्पण बना है और इसकी परिभाषा आप दीजिए। ऐसा दर्पण जिसका एक सतह क्या हो? लेप हो, यानी पारे या लाल ऑक्साइड का, तथा एक सतह परावर्तक हो। जो सतह परावर्तक हो एकदम समतल हो यानी सपाट हो, तो ऐसे दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण का पूरा उपयोग लिख दीजिएगा। समतल दर्पण में सब कुछ लिख देना। समतल दर्पण का कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं बता दिए हैं। दैनिक जीवन में अपना चेहरा देखने के लिए समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और कहाँ करते हो समतल दर्पण का? बाल बनाने के लिए नाई के यहाँ किसका उपयोग किया? हजाम के यहाँ किसका उपयोग किया जाता है? समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पेरिस्कोप में भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बहुरूपदर्शी में भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ये सब बता दिए हैं आपको अच्छे से। अब लिखना चाहो ना, अगर पहला चैप्टर का टेस्ट लिया जाए तो लिखना चाहो तो ऐसा कोई भी प्रश्न सिंगल नहीं छूटेगा कि आपको पूरा 100 का 100 नंबर मिल सकता है, लेकिन ईमानदारी से पढ़ोगे तब। प्रकाश का उत्क्रमणीयता किसे कहते हैं? चित्र सहित आप दर्शाइए। ये प्रकाश का उत्क्रमणीयता हमने दिखा दिया। यहाँ चित्र भी दो दिखाया जिसमें इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब ये सममित आकृति है। और यहाँ जिन पे हम
नहीं दिख रहा है, उल्टा हो गया है, ये सममित आकृति नहीं, बल्कि इसके ऊपर प्रकाश की उत्क्रमणिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो समतल दर्पण में वस्तु अगर वस्तु या व्यक्ति का अगर दाहिना हाथ है तो दर्पण में बायां हाथ दिखने लगता है। प्रकाश की इसी घटना को क्या कहते हैं? पार्श्व उत्क्रमणीयता कहते हैं। ठीक, यानी आकृति की यही घटना पार्श्व उत्क्रमणीयता कहलाता है। पार्श्व उत्क्रमणीयता पे अंग्रेजी वर्णमाला के 11 अक्षरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन अक्षरों को सममित आकृति कहा जाता है। जैसे ए हो गया, डब्ल्यू हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, यू हो गया, आई हो गया, और कौन बच गया? एक टी है और बी है। ठीक, इतने अक्षर ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। प्रकाश के परावर्तन से संबंधित नियम और तथ्य को परिभाषित कीजिए। परावर्तक पृष्ठ, जिस पर प्रकाश की किरण आकर टकराती है और टकराने के पश्चात वापस पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे परावर्तक पृष्ठ कहा जाता है। उसे क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ। आगे फिर कहा है आपतित किरण किसे कहते हैं? आने वाली किरण को आपतित किरण तथा टकरा कर लौट जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं ना। पर आपतन बिंदु पर खींचा गया आपतन बिंदु और परावर्तक पृष्ठ पर खींचा गया 90 अंश का 90 अंश की लाइन ही या आपतन बिंदु पर खींची गई कौन सी समकोण रेखा ही क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु अब जहाँ अभिलंब और परावर्तक पृष्ठ जिस बिंदु पर मिलता हुआ अभिलंब मिलता है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। बता दिए हैं। ये पूरा कंप्लीट हुआ। यदि किसी समतल पूरा 11वां 12वां देख लो, पूरा खत्म, आंकिक प्रश्न है। यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 अंश के कोण बनाती है तो परावर्तित किरण समतल पृष्ठ के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी ना। ध्यान से सुनो, कह रहा है यदि किसी समतल पृष्ठ पर आपतित किरण अभिलंब के साथ 60 अंश का, ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, इसके साथ कितने डिग्री कोण बन रहा है? 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो परावर्तित किरण समतल पृष्ठ के साथ कितने? परावर्तित किरण समतल पृष्ठ के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? ठीक, ये देखो 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 60। आपको बताया था टोटल 90 होगा। कितना? अगर ये 60 है तो ये बचा कितना? 30। तो ये कितने डिग्री कोण बनाएगा? 30 डिग्री का कोण बनाएगा। यदि कोई मेज समतल दर्पण के सम्मुख रखी है तथा मेज का प्रतिबिंब उससे 40 सेमी की दूरी पर है तो दर्पण से मेज की दूरी क्या होगी? यदि कोई मेज समतल दर्पण के सम्मुख रखी है तथा मेज का प्रतिबिंब उससे 20 से 40 सेमी की दूरी पर है तो दर्पण से मेज की दूरी क्या होगी? 40 सेमी ना। इसमें बना दो, 20 सेमी दिया है उत्तर, उसको 40 कर दो। क्या कर दोगे? 40। किताब में बना दो। कहा है समतल दर्पण से कितनी दूरी पे प्रतिबिंब बन रहा है? ये मान लो 40 सेमी की दूरी पर है। समतल दर्पण से कितना दूर है? 40। तो ये भी कितना दूर होगा? 40 ही होगा। ये पढ़ा दिए हैं। समतल दर्पण के सामने जितना दूर वस्तु होता है उतने ही दूरी पर कौन होता है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब 40 सेमी की दूरी पे है तो वस्तु भी दर्पण से कितने सेमी की दूरी पे होगा? 40। ये कंप्लीट हुआ पहला चैप्टर। बताओ इसमें कहाँ कंफ्यूजन था? और अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप स्वतंत्र हैं, कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आप पूछो। अब आप चाहे जितना तक पूछना हो, चाहे जो पूछना हो, एकदम स्वतंत्र हो, पूछ सकते हो। किसी किताब का, भारत में जो भी किताब बनी है सारे किताब से चाहे जहाँ से लाके पूछ सकते हो। ठीक, तुम्हारा मन।